जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले मेरे भाई इंडियन नेवी एमआर और एसएसआर के लिए मेरे भाई जीके के प्रैक्टिस सेट को। ये हम लोग का जीके का ओरिजिनल प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 1 होगा, जिसमें कि आप लोग को जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा उस टाइप का क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आ रहा हूँ। अगर आप इसे कर लेते हो मेरे भाई तो आपको 25 में 25 कहीं नहीं जाएगा। आज से शुरू कर रहा हूँ, एग्ज़ाम तक कंटिन्यू ये प्रैक्टिस सेट रहेगा, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। इसका प्लेलिस्ट भी मैं बना दूंगा, प्लेलिस्ट जाके आप लोग चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनने के बाद लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मेरे भाई। पहला क्वेश्चन है, पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए लिस्बन, ऑप्शन बी मैड्रिड, ऑप्शन सी है कोपेनहेगन और ऑप्शन डी है पेरिस। किसी भी क्वेश्चन का अगर आप लोग आंसर जानते हो तो उसका आंसर सबसे पहले कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं जानते तो फिर यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिएगा। तो पुर्तगाल की जो राजधानी हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई लिस्बन। आप लोग याद रखिएगा। देखिए लिस्बन जो है मेरे भाई पुर्तगाल की राजधानी है, आप लोग याद रखना। यहाँ की आपसे मुद्रा भी पूछ दिया जाए कि पुर्तगाल की मुद्रा क्या है, तो पुर्तगाल का जो मुद्रा हो जाएगा मेरे भाई यूरो हो जाएगा पुर्तगाल की मुद्रा, आप लोग याद रखिएगा। मैड्रिड जो हो जाएगा मेरे भाई ये किसकी राजधानी है? तो मैड्रिड जो मेरे भाई है वो है स्पेन की राजधानी, आप लोग याद रखिएगा। कोपेनहेगन किसकी राजधानी है? कोपेनहेगन हो जाएगा मेरे भाई डेनमार्क की राजधानी, डेनमार्क की राजधानी। उसके बाद यहाँ पर पेरिस है, पेरिस किसकी राजधानी हो जाएगा मेरे भाई? ये हो जाएगा मेरे भाई फ्रांस, फ्रांस की राजधानी पेरिस हो जाएगा। ठीक है, आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपके मुद्रा राजधानी और आप लोग के जो देश राजधानी उनसे आता ही है, तो आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। चलते दूसरा क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है? इसका जो ऑप्शन ए है मेरे भाई राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, ऑप्शन बी है मेरे भाई प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी है मेरे भाई प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो है मेरे भाई संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर क्या करता है मेरे भाई? सरकार चलाता है। आप लोग को प्राप्त पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक वर्ड आया मेरे भाई संसदीय प्रणाली। देखो ये संसदीय प्रणाली जो हमारे संविधान में किस देश से लिया गया है, तो आप लोग याद रखिएगा इसे मेरे भाई ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन से मेरे भाई क्या किया गया है? इसको लिया गया है। किसको मेरे भाई? संसदीय प्रणाली को लिया गया है, तो आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई और बात करेंगे मेरे भाई। देखो नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? नाम यहाँ पर पढ़ सकते हो। ऑप्शन है मेरे भाई सारा कुगोलवा अमादिला, ऑप्शन बी है नेटुम्बो नदी नादेतवा, ऑप्शन सी है मेरे भाई एलेन जॉनसफ शरीफ और ऑप्शन डी है मेरे भाई जायस बांदा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई नेटुम्बो नदी नादेतवा। इतना टेढ़ा मेरा नाम है ना भाई, मैं क्या ही बोलूँ मेरे भाई। ठीक है, तो आप इसको क्या कीजिएगा, इस नाम को आप याद रख सकते हो, नहीं तो फिर इसको क्या कर सकते हो मेरे भाई, छोड़ सकते हो। इसको याद इसलिए रखना है क्योंकि ये 72 ईयर्स के उम्र में मेरा भाई ये जो महिला है यहाँ की राष्ट्रपति बनी है नामीबिया की, तो आप लोग को याद रखना। एक और चीज़ मैं बताऊंगा आप लोग को कि जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं, ठीक है, या जिनके साथ भारत का संबंध अच्छा है, उन सभी देश के जो राजधानी मुद्रा तो याद करना है, उसके साथ साथ आप ध्यान रखिएगा कि वहाँ के प्रधानमंत्री पीएम और वहाँ के जो राष्ट्रपति होते हैं मेरे भाई राष्ट्रपति, ये दोनों को याद ज़रूर कर लीजिएगा, पड़ोसी देश जितने भी हैं। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। बात करते हैं मेरे भाई सारस क्या है? पनडुब्बी है, हवाई जहाज़ है, परीक्षण मशीन है या चक्रवात है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई? बी हो जाएगा हवाई जहाज। सारस जो है मेरे भाई वो क्या है? हवाई जहाज है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे भाई और अगला क्वेश्चन है मेरे भाई 5 नंबर, औरंगजेब ने मुकर्रब खान को किसके विरोध भेजा था? ऑप्शन ए है मेरे भाई साजी भोसले, ऑप्शन बी शिवाजी, ऑप्शन सी संभाजी और ऑप्शन डी है राजा राम। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई सांबा जी। ठीक है, सांबा जी के विरोध में ही मेरे भाई इनसे लड़ने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था हमारे भाई? मुकर्रब खान को भेजा था। ठीक है, सांबा जी के विरुद्ध, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग देखोगे मेरे भाई, राष्ट्रीय ध्वज में अशोक का पहिया क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए है मेरे भाई समय का चक्र, ऑप्शन बी है शांति का चक्र, ऑप्शन सी है मेरे भाई विधि का चक्र और ऑप्शन डी है मेरे भाई प्राधिकरण का चक्र। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई?
सी हो जाएगा विधि का चक्र। विधि मतलब क्या होता है मेरे भाई? विधि मतलब होता है मेरे भाई नियम हो गया, कानून हो गया। कानून वर्ड जानते हो ना, वही होता है कानून का चक्र जो होता है, ये उसको दर्शाता है। ठीक है, अशोक का जो पहिया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि जो हम लोग का झंडा में अशोक चक्र जो लगा होता है उसमें कितनी तिल्लियाँ होती है? तो 24 तिल्लियाँ होते हैं। आप लोग उसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, और उसके अलावा राष्ट्रीय ध्वज की आपसे पूछा जाता है कि चौड़ाई और जो लंबाई का अनुपात है राष्ट्रीय ध्वज का कितना है? तो 2:3 है। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर मेरे भाई, निम्नलिखित में से किसे तोता ए हिंद के उपनाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन ए है मेरे भाई अमीर खुसरो, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है मलिक मोहम्मद जायसी, और ऑप्शन डी है शेरशाह सूरी। राइट आंसर 7 का हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को मेरे भाई तोता ए हिंद के उपनाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग याद रखेगा, मध्यकालीन के बहुत ही प्रसिद्ध मेरे भाई क्या थे मेरे भाई? संगीतकार थे। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। और इनको जो मेरे भाई एक और चीज़ याद रख सकते हो, अमीर खुसरो को मेरे भाई कवाली, जो कवाली सुनते हो ना आज, कवाली के जनक भी इनको माना जाता है। कवाली के जनक कौन होंगे मेरे भाई? वो होंगे अमीर खुसरो। आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे मेरे भाई 8 नंबर, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समाचार पत्र की स्वतंत्रता की सुनिश्चित करता है? अब देखो मेरा भाई, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए दिया है अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, और अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21। ऑप्शन नंबर डी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 19 में मेरे भाई क्या चीज़ है मेरे भाई? समाचार पत्र की स्वतंत्रता की सुनिश्चित करता है अनुच्छेद 19। आप लोग याद रखिएगा। देखो, अनुच्छेद याद करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग को मैं यहाँ पर बोल दे रहा हूँ। देखो, अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता जिसको बोलते हैं, समाचार पत्र की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता बोलते हैं, आप लोग याद रखिएगा। वैसे अनुच्छेद 15 जो हो जाएगा मेरे भाई, क्या होगा? अनुच्छेद 15 हो जाएगा मतलब कि किसी भी नागरिक के साथ जो होता है ना, धर्म हो गया, जाति हो गया, लिंग हो गया, ठीक है, इन सभी के आधार पर भेदभाव नहीं करना होता है। ठीक है, ये होता है, बस याद रखेगा इतना। अनुच्छेद 17 जो होता है छुआछूत, जिसको बोलते हैं अस्पृश्यता। ठीक है, अस्पृश्यता आप लोग को मैं यहाँ पर लिख कर दिखा देता हूँ। अस्पृश्यता का अंत जिसको बोलते हैं, छुआछूत जो हम लोग करते हैं ना, उसका अंत का वर्णन किस में मिलता है? अनुच्छेद 17 के अंदर मिलता है। अनुच्छेद 21 जो होता है मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे याद रखिएगा। ये जो है मेरे भाई व्यक्ति को जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है ना, उसे जीवन जीने की दैहिक स्वतंत्रता जो होता है वो होता है अनुच्छेद 21। इसको याद रखेगा, कभी भी उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। कोई भी आपातकाल आ जाए, कुछ भी आ जाए, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 क्या होगा मेरे भाई? जीवन जीने की स्वतंत्रता या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कोई भी चीज़ जो आप लोग के दैनिक जीवन में यूज़ होता है उसको कोई भी वंचित नहीं कर सकता है। अगला चलते हैं और बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई, हिंद महासागर विश्व का डैश महासागर है? ठीक है, आपके ऑप्शन है विशालतम, ऑप्शन बी है मेरे भाई तीसरा सबसे बड़ा, ऑप्शन सी है सबसे छोटा, और ऑप्शन डी है दूसरा सबसे बड़ा। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई? बी हो जाएगा, तीसरा सबसे बड़ा जो हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा हिंद महासागर हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। एक और चीज़ यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं मेरे भाई, टोटल यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर जो होगा, प्रशांत महासागर होगा ये सबसे गहरा महासागर होगा। ठीक है, सबसे गहरा महासागर पूछे तो कौन सा महासागर होगा? प्रशांत महासागर होगा। ठीक है, गहरा महासागर, गहरा महासागर होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे विशाल महासागर भी प्रशांत महासागर हो गया, सबसे बड़ा महासागर बोल लो इसे। ठीक है, आप याद रखिएगा। उसके अलावा मेरे भाई आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं, सबसे छोटा महासागर अगर आपसे पूछे, सबसे छोटा महासागर तो ये हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ, आर्कटिक महासागर। क्या होगा? आर्कटिक, आर्कटिक महासागर। ठीक है, आर्कटिक महासागर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी चीज़ बता रहा हूँ ना एक्स्ट्रा फैक्ट, उसे आप लोग कॉपी में नोट कीजिएगा अगर आप लोग नोट कर रहे हो तो। देखो, 1528 ईस्वी में चंदेरी के किले पर किसने आक्रमण किया और इसे जीत लिया था? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन ये है कृष्णदेवराय, ऑप्शन बी मेरे भाई इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी बाबर, और ऑप्शन डी राणा सांगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबर। 1528 ईस्वी में चंदेरी के किले पर आक्रमण किया था बाबर ने, और इसे क्या कर लिया था मेरे भाई? जीत लिया था। ठीक है, उसके अलावा आप लोग याद रख सकते हो मेरे भाई, बाबर जो है मेरे भाई, बाबर जो है ये मुगल वंश, ठीक है,
मुगल वंश, ठीक है। मुगल वंश का संस्थापक पूछे कौन है, मुगल वंश का संस्थापक, तो कौन हो जाएगा मेरे भाई संस्थापक, मुगल वंश का संस्थापक ये हो जाएगा मेरे भाई बाबर। मुगल वंश के संस्थापक कौन है मेरे भाई, वो बाबर है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और बात करेंगे कालागढ़ टाइगर रिजर्व जो है कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए मेरे भाई नैनीताल उत्तराखंड, ऑप्शन बी जिम कार्बेट, ऑप्शन सी सोना नाडी उत्तराखंड और ऑप्शन डी अल्मोड़ा उत्तराखंड। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई, ए हो जाएगा नैनीताल उत्तराखंड में मेरे भाई कालागढ़ टाइगर रिजर्व है, आप लोग याद रखिएगा। वही यहाँ पर आप लोग ये भारत का सबसे पुराना मतलब कि टाइगर रिजर्व जो है या जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, आप लोग याद रखना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना, ठीक। चलिए अभी हम लोग बात करेंगे अगला क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है मेरे भाई 12 नंबर। हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया अभ्यास बोंगो सागर क्या है। तो अभी अभ्यास चला बोंगो सागर, ठीक है, ये बोंगो सागर ये क्या है मेरे भाई। पहला है कि भारत बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास। ऑप्शन बी है मेरा भाई भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास या नौसेना अभ्यास। उसके बाद ऑप्शन सी यहाँ पर कहता है मेरे भाई भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त वायुसेना अभ्यास और हिंद महासागर में नशीले पदार्थ के विरुद्ध तटरक्षक अभियान। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई, बी हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास चला था, उसी का नाम दिया गया था मेरे भाई क्या चीज, बोंगो सागर, बोंगो सागर दिया गया था। तो उस अभ्यास का नाम क्या था मेरे भाई, बोंगो सागर, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम थोड़ा सा नीचे और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई, और उसके बाद बात करते हैं मेरे भाई कृष्णदेव शंकर पंडित निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे। ऑप्शन ए हो जाएगा मेरे भाई ग्वालियर घराना, ऑप्शन बी अतरौली घराना, ऑप्शन सी मेवाती घराना, ऑप्शन डी आगरा घराना। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई क्या चीज, ग्वालियर घराना। कृष्णदेव शंकर पंडित जो थे मेरे भाई वो ग्वालियर घराने से थे, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो कृष्णदेव शंकर जो है मेरे भाई ये क्लासिकल हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे, ये मतलब कि शास्त्रीय जो होते हैं ना हिंदुस्तानी वो गायक थे, आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन है 6 मार्च, ऑप्शन बी है 7 मार्च, ऑप्शन सी है 5 मार्च और ऑप्शन डी है मेरे भाई वो हो जाएगा मेरे भाई 8 मार्च। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8 मार्च। 8 मार्च को प्रत्येक साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। आप लोग को क्लास कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और एक और चीज़ आप लोग के लिए मैंने मेरे भाई 1000 से ज़्यादा मेरे भाई जीके और प्लस में जीएस के क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं इंडियन नेवी एमआर और एसएसआर के लिए, ठीक है। अगर जो बच्चा का अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ या फिर सिलेबस कंप्लीट भी हो गया, अगर वो चाहता है कि सिलेक्शन चाहिए मेरे भाई, तो इस पीडीएफ से अगर आप लोग पढ़ लेते हो मेरे भाई, तो मैं कह रहा हूँ मेरे भाई ग्रांटेड आपको मेरे भाई कितना मेरे भाई 50% से ज़्यादा क्वेश्चन जीके जीएस के कवर हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। लगभग 25 क्वेश्चन आते हैं एमआर के अंदर, 25 में से 100% इस पीडीएफ से पढ़ के आप लोग 20 नंबर कर लोगे अगर पूरा सिलेबस कवर भी नहीं हुआ है तो अगर आप लोग इस पीडीएफ को लेना चाहते हो तो लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा बाय करने का। इस पीडीएफ का प्राइस अभी 99 रुपया रखा गया है, बाद में 2 दिन बाद इस पीडीएफ का प्राइस जो है बढ़ जाएगा, तो फटाफट से आप लोग खरीद लो। एग्ज़ाम भी बहुत कम दिन बचा है, अभी से पढ़ोगे तो आराम से याद हो जाएगा और एग्ज़ाम में आप बेहतर स्कोर उठा पाओगे। कमेंट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, पीडीएफ का लिंक, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग को परचेज कर लेना है। अगर परचेज करने नहीं आता तो चलिए एक बार मैं बता देता हूँ, उसके साथ साथ फिर आगे बढ़ेंगे। तो मेरे भाई ये है हमारे टेलीग्राम, अगर टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, तो सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, ये लिंक आप लोगों को शो होगा, और उसके बाद सिंपली इस लिंक पे आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से आप लोग का लिंक जो है ओपन हो जाएगा। लिंक ओपन होने के बाद आप लोग को सिंपली मेरे भाई नीचे आओगे तो यहाँ पर अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डाल देना है, और फ़ोन नंबर डालने के बाद सिंपली यहाँ पर पे 99, जैसे ही 99 रुपया पे करोगे तो आपका पीडीएफ जो है आपके मोबाइल में डाउनलोड खुद हो जाएगा। अगर बाई चांस डाउनलोड नहीं हो रहा है तो यहाँ पर एक नंबर शो हो रहा होगा, इस पर आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप करके भी आप पीडीएफ को परचेज कर सकते हो। अगर यहाँ से दिक्कत हो रहा है परचेज करने में, तो दोनों तरह से आप लोग करना चाहते हो कर लोगे, ठीक है। तो आपको पता चल गया पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करना है।
अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी जो है कहाँ स्थित है, ठीक है। ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी मेरे भाई ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है मेरे भाई पेरू और ऑप्शन डी है सोमालिया। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंडोनेशिया। माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी जो है मेरे भाई इंडोनेशिया में है, आप लोग याद रखिएगा, नाम भी थोड़ा अजीब है ना। चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है 16, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था। ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2018 और ऑप्शन डी मेरे भाई 2020। राइट आंसर हो जाएगा मेरा भाई इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा भाई 2015। 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जो हुआ था मेरा भाई आरंभ हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। इसका मेन उद्देश्य क्या था मेरे भाई, सशक्त समाज को बनाना, ठीक है, और जो था मेरे भाई ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को बदलना था। डिजिटल इंडिया इसीलिए आया था, ठीक है। अगला चलते हैं, अगला 17 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला भारतीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है न्यूयॉर्क शहर, ऑप्शन बी लॉस एंजलिस, ऑप्शन सी है सिएटल और ऑप्शन डी है शिकागो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिएटल में मेरे भाई क्या किया गया था, पहला भारतीय फिल्म महोत्सव का क्या किया गया था, आयोजन किया गया था, आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर जो मोदी जी थे उनको विजन के द्वारा ये क्या गया था, ये महोत्सव को दिखाया गया था सिएटल में जो हुआ था, ठीक। अगला चलते हैं और बात करते हैं मेरे भाई 18 नंबर क्वेश्चन, कलियट्टम त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन है चिंगम, अगस्त से सितंबर जिसको बोलते हैं, ये जो वर्ड है ना मेरा भाई, ये केरल हो गया या जो तमिलनाडु हो गया, वहाँ के शब्दों का जो महीना में ये वर्ड बोला जाता है, चिंगम मतलब अगस्त से सितंबर महीने को बोला जाता है, तो वो है, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। कुंभम फरवरी से मार्च, उसके बाद मीनम मार्च से अप्रैल और ऑप्शन डी मकरम जनवरी से फरवरी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा मेरे भाई, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई, बी हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी होगा कुंभम, जिसको फरवरी से मार्च में क्या किया जाता है मेरे भाई, कलियट्टम त्यौहार जो है मनाया जाता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कलियट्टम जिसको बोलते हैं, ठीक है, कलियट्टम त्यौहार, जिसमें कि जो कलियट्टम त्यौहार है ना, इसमें माता काली की पूजा होता है। किसका पूजा होता है मेरे भाई, माता काली की पूजा होता है इसमें, आप लोग याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, आप लोग याद रखना। हम लोग चलेंगे मेरे भाई अगला सवाल की ओर, और अगला सवाल यहाँ पर है मेरे भाई 19 नंबर, संविधान सभा का जो गठन हुआ था मेरे भाई वो कब हुआ था। ऑप्शन है दिसंबर 1946, ऑप्शन बी है जुलाई 1942, ऑप्शन सी है मेरे भाई नवंबर 1949 और ऑप्शन डी है जनवरी 1950। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दिसंबर 1946 में मेरे भाई संविधान सभा का जो होता है मेरे भाई गठन होता है। कभी कभी यहाँ पर ध्यान रखना मेरे भाई, जो संविधान सभा का पूछ देता है कि पहली बैठक कब हुआ था, तो ये हुआ था 9 दिसंबर और कितना 1946 को मेरे भाई संविधान सभा का, मेरे भाई संविधान सभा का गठन नहीं, बैठक, क्या पहली बैठक हुआ था। फर्स्ट मीटिंग जिससे बोलते हैं, फर्स्ट बैठक जो हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, संविधान सभा की पहली बैठक, जबकि संविधान सभा का गठन जो हुआ था दिसंबर 1946 में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अगला चलते हैं और आगे हम लोग बात करेंगे 20 नंबर सवाल की। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता दर कितनी है। ऑप्शन ए आप लोग को दिख रहा होगा मेरे भाई 88.61%, उसके बाद मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी 70.55%, ऑप्शन सी है 64.72% और ऑप्शन डी है 82.14%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरा 82.14%। कहीं कहीं आप लोग को 83% भी देखने को मिलता है, सो कन्फ्यूज मत होइएगा, अप्रॉक्स में दिया रहता है तो आप इसको भी टिक मार के आ सकते हैं, फिर ये ऑप्शन आप में नहीं होगा। अगर एग्जैक्ट पूछे तो 82.14% होता है भारत में, क्या चाहिए मेरे भाई, पुरुष के साक्षरता दर पूछा है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा पुरुष का साक्षरता दर कितना हो जाएगा मेरे भाई, इतना हो जाएगा। एक और चीज़ यहाँ से बन सकता है, पुरुष पूछा, हो सकता है कि आपसे क्या पूछ ले मेरे भाई, महिला भी पूछ ले कि महिला का साक्षरता दर कितना है। तो अगर महिला आपसे पूछे तो इसका साक्षरता दर है 65.46%। क्या होगा मेरे भाई, 65.46% जो है भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार महिला का साक्षरता दर है, आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछे कुल साक्षरता दर, भारत की कुल साक्षरता दर कितना है पुरुष और महिला दोनों को मिलाकर, तो ये है मेरा भाई 74.04% है, आप लोग याद रखिएगा। भारत की कुल साक्षरता मेरा भाई 74.04%, जबकि पूछे मेरे भाई भारत के पुरुष की साक्षरता दर 82.14%, अगर महिला के पूछे मेरे भाई तो 65.46% हो जाएगा, आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
देखो बायोमास का एक उल्टा पिरामिड डैश द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए है मेरे भाई जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के द्वारा, एक बड़े पेड़ का पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन सी है घास का मैदान का पारिस्थितिकी तंत्र, और ऑप्शन डी है मेरे भाई उष्णकटिबंधीय ताजा पारिस्थितिकी तंत्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। बायोमास का जो एक उल्टा पिरामिड जो होता है मेरा भाई उसे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, विश्व मौसम विज्ञान दिवस आधिकारिक तौर पे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा मेरा भाई? ऑप्शन ए दिया 21 मार्च, ऑप्शन बी 22 मार्च, ऑप्शन सी 23 मार्च और ऑप्शन डी 24 मार्च। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा 23 मार्च। 23 मार्च को मेरे भाई विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है, आप लोग याद रख लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे मेरे भाई 2024 का जो साल था ना हम लोग के लिए वो मतलब कि सबसे ज़्यादा गर्म वाला साल था, ये विश्व मौसम विज्ञान दिवस के तहत बताया जा रहा है, तो आप लोग याद रखना, ठीक है। एक और यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। विश्व मौसम विज्ञान का जो संगठन है मतलब कि इसका हेड क्वार्टर है विश्व मौसम विज्ञान का, जो पूछेगा कि हेड क्वार्टर जो है वो कहाँ है मेरे भाई, तो वो हो जाएगा जिनेवा में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? जिनेवा में हो जाएगा, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं मेरे भाई क्या चीज़? WMO बोलते हैं, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। WMO का पूछेगा मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड। जिनेवा स्विट्जरलैंड में आप लोग याद रखिएगा। कुछ भी चीज़ होता है जैसे कि आंधी तूफान चक्रवात गर्मी भूकंप कुछ भी आने वाला होता है तो ये सबसे पहले अलर्ट जारी कर देता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे मेरे भाई 23 नंबर, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए मेरे भाई चीन, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी मेरे भाई बांग्लादेश और ऑप्शन डी है पाकिस्तान। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। भारत जो है मेरे भाई वो सबसे लंबी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ साझा करता है, ठीक है। अप्रॉक्स यहाँ पर देखोगे तो 4096 आप याद रख सकते हो, 4096 किलोमीटर जो है ये अपनी बाउंड्री जो है भारत के साथ ये क्या करता है मेरे भाई? लगाता है। तो ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके अलावा अगर पूछे कि भारत के साथ सबसे कम कम सीमा जो है कौन देश साझा करता है, तो वो करता है मेरे भाई सबसे कम पूछे, ये तो सबसे ज़्यादा पूछा कि सबसे लंबी कौन करता है, और सबसे कम पूछे तो अफ़गानिस्तान करता है। अफ़गानिस्तान, ठीक है, अफ़गानिस्तान करता है। और ये करता है मेरा भाई कितना किलोमीटर? 1.6 किलोमीटर ही ये सीमा साझा करता है भारत के साथ। तो सबसे कम अफ़गानिस्तान और सबसे ज़्यादा सीमा साझा कौन करता है? बांग्लादेश करता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन है ज्योतिराव फूले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन डी है सीता देवी। राइट आंसर हो जाएगा मेरा भाई ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरा भाई क्या चीज़? ज्योतिबा फूले हो जाएगा, ठीक है। ज्योतिबा फूले जो है मेरे भाई गुलामगिरी पुस्तक के लेखक थे, आप लोग याद रखिएगा। और उसके बाद यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा ये जो ज्योतिबा फूले जो थे मेरे भाई ये समाज सुधारक थे। और एक चीज़ और याद रखना, ये एक सत्य शोधक समाज की स्थापना भी की थी। सत्य शोधक समाज की पूछे कि स्थापना कौन किया था मेरे भाई, तो ज्योतिबा राव फूले किए थे। आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनेगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 25, और आज का ये आखिरी क्वेश्चन होगा। और इसका PDF आप लोग को कहाँ मिलेगा अभी बताऊँगा मैं। तो सबसे पहले देखो हिंद स्वराज जो पुस्तक है मेरे भाई वो कौन लिखा था? हिंद स्वराज पुस्तक कौन लिखा था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे भाई तिलक, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू और ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई? ए हो जाएगा महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक जो था मेरे भाई वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, बापू, इन सभी के नाम से भी जाना जाता है, बहुत इनके निकनेम है, ठीक है। तो उसके बाद एक चीज़ आप लोग से होमवर्क के तौर पर मैं पूछूंगा, ठीक है। HW में आप लोग को बताना है कि गांधी जी का जो जन्म था वो कब हुआ था और कहाँ हुआ था। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जो भी आज की क्लास देखें उनके लिए HW है, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा। एक और चीज़ आप लोग कर सकते हो मेरे भाई, आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है।
क्योंकि पीडीएफ आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है मेरे भाई कहाँ, टेलीग्राम सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम दोनों जगह ज्वाइन कर लेना। कहीं एक जगह पे आपको प्रोवाइड करा दीजिएगा, वो कहाँ पे होगा वो नहीं, ज़्यादा चांस है कि व्हाट्सएप ग्रुप पे ही आपको देखने को मिले इसका पीडीएफ। उसके अलावा आपने अभी तक सेकेंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पे आप लोग के लिए मेरे भाई मैथ के क्लास प्रॉपर आएगा, ठीक है, इंडियन नेवी एमआर के लिए। तो मैथ के क्लास आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। सेकंड क्लास का भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी और भी अपडेट जो भी होते हैं जॉब अपडेट, वो हमारे सेकंड चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाकी क्लास कैसा लगा एक बार प्यारा सा कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी मैं कंटिन्यू एग्जाम तक ऐसी प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा जिससे कि आपके एग्जाम में स्कोर बहुत ही बूस्ट हो जाए। और आप लोग चाहते हो कि एग्जाम में और ही बेहतर स्कोर उठाएं तो वो प्रीवियस ईयर के पीडीएफ जो है मेरा भाई बिल्कुल खरीदना मत भूलिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, जाके फटाफट से प्रीवियस ईयर के जो पीडीएफ है वो बाई कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। बाकी मिलते हैं दोस्तों एक और वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।